नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके चारों ओर है, पर शायद हम उसे उतनी गहराई से नहीं समझते। पर्यावरण और पारिस्थितिकी। हमारे पास सिविल सेवा परीक्षा के लिए तैयार की गई काफी विस्तृत अध्ययन सामग्री है और आज हम इसी में से कुछ मोती निकालने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है, बल्कि उस छुपे हुए ताने बाने को समझना है जो एक छोटे से कीड़े से लेकर पूरे ग्रह को एक साथ जोड़े हुए हैं। हम देखेंगे कि प्रकृति में ऊर्जा कैसे बहती है, जीव जंतु खुद को कैसे ढालते हैं और ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। बिल्कुल। और ये भी समझना जरूरी है कि ये कोई स्थिर सिस्टम नहीं है, ये लगातार बदल रहा है और इसमें मानवीय दखल वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है। हम एकदम बुनियादी बातों से शुरू करेंगे, जैसे पारिस्थितिकी का मतलब क्या है और फिर भारत के कुछ अनोखे इकोसिस्टम्स और आज के दौर के सबसे बड़े खतरों तक जाएंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। हाँ। ये शब्द 1866 में आया था। एक जर्मन जीव विज्ञानी थे, अर्नस्ट हैकेल, उन्होंने दिया था। हाँ। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जीव एक दूसरे के साथ और अपने आसपास के माहौल के साथ कैसे रहते हैं, बस इसी का अध्ययन। अच्छा। और ये अध्ययन किसी एक स्तर पर नहीं होता, इसकी एक पूरी कह सकते हैं एक सीढ़ी है जिसे पारिस्थितिक पदानुक्रम कहते हैं। पदानुक्रम मतलब हायरार्की। हाँ, हायरार्की। इसे ऐसे सोचिए जैसे आपका पता हो, सबसे पहले आप है एक अकेले जीव। ठीक है। फिर आपकी बिल्डिंग जहां आप जैसे और भी लोग रहते हैं, वो हो गई जनसंख्या। एक ही प्रजाति का समूह। बिल्कुल, एक ही प्रजाति का समूह। अच्छा, ये तो बढ़िया तरीका है समझने का। तो फिर पूरा मोहल्ला जहां अलग अलग तरह के परिवार हैं, वो समुदाय हो गया। एकदम सही, वो हो गया कम्युनिटी यानी समुदाय। और जब आप उस मोहल्ले में वहां की सड़कें, पार्क, तालाब मतलब निर्जीव चीजों को भी जोड़ देते हैं, जैविक और अजैविक दोनों। हाँ, दोनों घटक, तो वो बन जाता है पारितंत्र या इकोसिस्टम। और सबसे ऊपर, और जब हम पृथ्वी के उन सभी हिस्सों को एक साथ देखते हैं जहां जीवन मौजूद है, जमीन, पानी, हवा, तो वो कहलाता है जीव मंडल या बायोस्फीयर। ये इस पदानुक्रम का सबसे ऊंचा स्तर है। और इस पूरे सिस्टम में हर जीव को जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इन नोट्स में अनुकूलन यानी एडेप्टेशन पर बहुत अच्छा हिस्सा है। हाँ। इसमें बताया गया है कि कैसे प्रकृति एक मास्टर इंजीनियर की तरह हर जीव को उसके माहौल के हिसाब से एक सबसे कुशल डिवाइस में बदल देती है। बिल्कुल, जैसे रूपात्मक यानी बनावट में जो अनुकूलन होता है उसे देखिए। रेगिस्तान की फेनिक लोमड़ी, उसके कान इतने बड़े क्यों होते हैं? गर्मी निकालने के लिए। हाँ, वो एक कूलिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं, शरीर की गर्मी को बाहर निकालते हैं। वहीं ठंडी जगहों पर रहने वाले जानवरों के कान और हाथ पैर छोटे होते हैं, इसे एलन का नियम कहते हैं। अच्छा, ताकि गर्मी बची रहे। बिल्कुल, उनका शरीर गर्मी को बचाने के लिए बना होता है, एक तरह का हीट प्रिजर्वेशन सिस्टम। कमाल है। और सिर्फ बाहरी बनावट ही नहीं, शरीर के अंदर भी बदलाव होते हैं जिसे शारीरिक अनुकूलन कहते हैं। हाँ। जैसे कुछ जानवरों का जहर बनाना, ये शिकार करने या खुद को बचाने का एक बायोलॉजिकल हथियार है। सही कहा। और ये सब रातों रात नहीं होता, ये हजारों लाखों सालों के विकास का नतीजा है, जहां सिर्फ वही जीव बच पाए जो अपने पर्यावरण के हिसाब से खुद को सबसे बेहतर तरीके से ढाल सके। अब अगर हम किसी भी पारितंत्र के अंदर झांक कर देखें तो उसका सबसे जरूरी हिस्सा है ऊर्जा का प्रवाह। हाँ। ये कैसे काम करता है? इसके लिए एक बहुत ही मशहूर नियम है, लिंडमैन का 10% का नियम। हाँ, ये तो वाकई में हैरान करने वाला नियम है। इसका मतलब ये हुआ कि हर अगले पोषण स्तर यानी ट्रोफिक लेवल पे पिछले स्तर की सिर्फ 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। मतलब 90% ऊर्जा गर्मी के रूप में या दूसरी जैविक क्रियाओं में खत्म हो जाती है। सही कहा। इन नोट्स में एक पिरामिड का चित्र है जो इसे समझाता है। सबसे नीचे है उत्पादक यानी पौधे, जो सूरज से ऊर्जा लेते हैं। मान लीजिए उनके पास 500 यूनिट ऊर्जा है। ठीक है। तो जब कोई हिरण यानी प्राथमिक उपभोक्ता उन पौधों को खाएगा तो उसे 500 का 10% यानी सिर्फ 50 यूनिट ऊर्जा ही मिलेगी। और फिर अगर कोई तेंदुआ मतलब द्वितीयक उपभोक्ता उस हिरण को खाए तो उसे 50 का 10% यानी सिर्फ 5 यूनिट ऊर्जा। यहां मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। हाँ? अगर हम इन नोट्स के डायग्राम को बहुत ध्यान से देखें तो वहां नंबर थोड़े अलग दिए हैं। अच्छा?
हाँ, वहाँ 500 यूनिट वाले पौधे से हिरण तक 100 यूनिट और तेंदुए तक 10 यूनिट पहुंचती दिखाई गई हैं। ओह, जो असल में 20% का ट्रांसफर है। हाँ, ये तो 20% है। ये एक अच्छा पॉइंट है कि कभी-कभी स्रोतों में भी उदाहरण सिद्धांत से थोड़ा अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मूल सिद्धांत है वो 10% का ही है। मतलब ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर कदम पे खत्म हो जाता है। बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है। अरे वाह, ये तो अच्छा हुआ कि आपने इस पर ध्यान दिया। ये दिखाता है कि चीजों को मतलब जस का तस मान लेने के बजाय गहराई से देखना कितना जरूरी है। तो सिद्धांत वही है कि ऊर्जा ऊपर जाते जाते बहुत कम हो जाती है। हाँ, और शायद इसीलिए जंगल में पौधों के मुकाबले शेर बहुत कम होते हैं। बिल्कुल। इसीलिए खाद्य श्रृंखला ज्यादा लंबी नहीं हो सकती। शेर को खाने के लिए कोई और जीव होगा तो उसे इतनी कम ऊर्जा मिलेगी कि उसका गुजारा ही नहीं हो पाएगा। और इसी श्रृंखला में मनुष्य जैसे सर्वाहारी आते हैं। हाँ, ओमनिवोर्स, जो पौधे और जानवर दोनों खाकर कई स्तरों से ऊर्जा ले सकते हैं। और इस पूरी खाद्य श्रृंखला का आधार यानी पौधों से लेकर शीर्ष शिकारियों तक जीवन का एक विशाल और जटिल ताना बाना बनता है। इसी को हम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, है ना? इन नोट्स के मुताबिक भारत इस मामले में दुनिया के सबसे अमीर देशों में से है, एक मेगा डाइवर्स देश। हाँ, दुनिया का लगभग 70% स्थलीय जीवन वो भारत में पाया जाता है। लेकिन यही विविधता आज बहुत बड़े खतरे में है। इन नोट्स में हाल के समय में विलुप्त हुई प्रजातियों की एक सूची है जो एक चेतावनी की तरह है। मैंने भी वो सूची देखी और ये वाकई डरावना है। जैसे पैसेंजर पिजन। हाँ, एक समय पर इनकी संख्या अरबों में थी, आसमान इनसे ढक जाता था और 1914 तक एक भी नहीं बचा। सोचिए, सिर्फ शिकार और जंगलों की कटाई की वजह से। और तस्मानियाई बाघ का उदाहरण भी है जो 1936 में विलुप्त हो गया। उसे तो भेड़ बकरियों के लिए खतरा मानकर मार दिया गया था। तो इस नुकसान को रोकने के लिए क्या किया जाता है? मुझे लगता है कि ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, 2 मुख्य रणनीतियां हैं। पहली है इन सिटू यानी स्वस्थाने संरक्षण। इसका सीधा सा मतलब है जानवर को उसी के घर में, उसी के जंगल में बचाना। अच्छा, जैसे शेर के लिए एक नेशनल पार्क बना देना। हाँ, या वन्य जीव अभयारण्य। ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है क्योंकि वहां पूरा इकोसिस्टम सुरक्षित रहता है। और अगर किसी प्रजाति का घर ही सुरक्षित ना हो या उनकी संख्या इतनी कम हो गई हो कि उन्हें विशेष देखभाल की जरूरत हो, तब दूसरी रणनीति काम आती है एक्स सिटू यानी बाह्य स्थानीय संरक्षण। मतलब घर से बाहर। हाँ, इसमें उस प्रजाति को उसके प्राकृतिक घर से बाहर निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर रखा जाता है, जैसे जूलॉजिकल पार्क्स या बोटैनिकल गार्डन। अच्छा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है बीज बैंक, सीड बैंक्स। हाँ, जहां पौधों के बीजों को भविष्य के लिए सहेज कर रखा जाता है ताकि अगर कोई पौधा विलुप्त हो भी जाए तो उसे वापस उगाया जा सके। तो हमने देखा कि इस जैव विविधता को बचाने के लिए नेशनल पार्क जैसे इन सिटू तरीके हैं। चलिए भारत के एक ऐसे ही अनोखे इन सिटू खजाने को देखते हैं जो सिर्फ जंगल नहीं बल्कि एक तटीय सुरक्षा कवच भी है, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वाकई प्रकृति के अद्भुत इंजीनियर हैं। ये ऐसे पेड़ पौधे हैं जो दुनिया की सबसे मुश्किल जगहों में से एक में उगते हैं। तटीय खारा पानी। हाँ, जहाँ सामान्य पौधे एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। बिल्कुल, ये हमारे तटों के लिए एक तरह के बायोशील्ड हैं। इनकी घनी और उलझी हुई जड़ें सुनामी और चक्रवाती तूफानों की लहरों की ताकत को कम कर देती हैं और मिट्टी को बहने से रोकती हैं। ये तटों के असली रक्षक हैं। और इनके अनुकूलन तो और भी हैरान करने वाले हैं। खारे पानी से निपटने के लिए कुछ मैंग्रोव प्रजातियों की पत्तियों में नमक को बाहर निकालने वाली ग्रंथियां होती हैं। जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है, बिल्कुल वैसे। कुछ की पत्तियां रसीली होती हैं ताकि वे ताजा पानी जमा कर सकें। और मैंने इनकी जड़ों के बारे में पढ़ा था जिन्हें न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। हाँ, न्यूमेटोफोर्स। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? क्योंकि यहाँ की कीचड़ वाली मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए ये जड़ें सांस लेने के लिए जमीन से बाहर ऊपर की ओर निकल आती हैं। अच्छा, सही कहा, जैसे कोई पानी के अंदर से स्नॉर्कल का इस्तेमाल कर रहा हो। भारत में पश्चिम बंगाल का सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। इसके अलावा गुजरात और अंडमान निकोबार में भी ये बहुतायत में है। लेकिन इन नोट्स में दिए गए हाल के मूल्यांकन से पता चलता है कि गुजरात के मैंग्रोव क्षेत्र में थोड़ी कमी आई है।
हाँ, जो चिंता की बात है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मैंग्रोव क्षेत्र बड़ा भी है। ये दिखाता है कि अगर सही प्रयास किए जाएं तो इन्हें बचाया और बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल। अब एक ऐसे मानवीय प्रभाव की बात करते हैं जो मैंग्रोव से लेकर पहाड़ों तक हर इकोसिस्टम में घुस चुका है, प्लास्टिक प्रदूषण। हाँ। और यहाँ बात सिर्फ बड़ी बोतलों या थैलियों की नहीं है। ये अध्ययन सामग्री हमारा ध्यान एक अदृश्य दुश्मन की ओर खींचती है, माइक्रोप्लास्टिक्स। एक मिनट, माइक्रोप्लास्टिक्स मतलब जो प्लास्टिक टूट टूट कर छोटा हो जाता है उसकी बात हो रही है या ये कुछ और है? क्योंकि मैंने सुना है कि ये हमारे पीने के पानी और खाने के नमक तक में पहुंच गए हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं जो बड़े प्लास्टिक के टूटने से बनते हैं। लेकिन एक और ज्यादा चिंताजनक चीज है माइक्रोबीड्स। ये जानबूझकर बनाए गए बहुत ही छोटे प्लास्टिक कण हैं जिन्हें कुछ फेस वॉश, स्क्रब और टूथपेस्ट में मिलाया जाता है ताकि वे स्क्रबिंग का काम करें। क्या मतलब हम खुद ही इन खतरनाक कणों को पानी में बहा रहे हैं? हाँ, ये तो बहुत ही भयानक है। और क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी इन्हें रोक नहीं पाते। ये सीधे नदियों और समुद्रों में पहुंच जाते हैं जहां छोटे जलीय जीव इन्हें खाना समझकर खा लेते हैं और फिर खाद्य श्रृंखला के जरिए ये हमारी प्लेट तक पहुंच जाते हैं। मानव स्वास्थ्य पर इसके क्या प्रभाव देखे गए हैं? क्या ये सिर्फ एक आशंका है या इसके सबूत भी हैं? दुर्भाग्य से अब ये सिर्फ आशंका नहीं रही। इन नोट्स में स्पष्ट लिखा है कि ये कण मानव रक्त और धमनियों की दीवारों में भी पाए गए हैं। खून में? हाँ, कुछ प्लास्टिक में ऐसे रसायन होते हैं जो हमारे हार्मोन सिस्टम में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। तो ये अब सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये सीधे सीधे एक मानव स्वास्थ्य का संकट बन चुका है। इसे रोकने के लिए भारत में क्या कदम उठाए गए हैं? इन नोट्स के अनुसार भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक की कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया है, जैसे प्लास्टिक के स्ट्रॉ, प्लेट्स वगैरह। साथ ही प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई को भी धीरे धीरे बढ़ाकर 120 माइक्रोन कर दिया गया है, ताकि लोग उन्हें फेंके नहीं, बार बार इस्तेमाल करें। हाँ, लेकिन जाहिर है ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है और सिर्फ सरकारी नियम काफी नहीं है। तो आज की इस बातचीत में हमने पारिस्थितिकी की बुनियाद को समझा, ऊर्जा के 10% के नियम से लेकर प्रकृति के अद्भुत अनुकूलन तक। हमने जैव विविधता के महत्व और उसे बचाने के तरीकों पर भी बात की। और हमने ये भी देखा कि मैंग्रोव जैसे इकोसिस्टम हमारे लिए कितने जरूरी हैं और माइक्रोप्लास्टिक जैसा प्रदूषण कैसे एक अदृश्य खतरे के रूप में हमारे स्वास्थ्य तक पहुंच रहा है। इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम उसी का हिस्सा हैं। एक छोटा सा एक्शन भी पूरे सिस्टम पर असर डाल सकता है। बिल्कुल। और इसे खत्म करने से पहले एक विचार छोड़ते हैं। इन नोट्स में एक शब्द का जिक्र है, जैव चोरी, बायोपायरेसी। हाँ, बायोपायरेसी। इसका मतलब है जब बड़ी कंपनियां विकासशील देशों जहां जैव विविधता ज्यादा है वहां के स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान जैसे किसी पौधे के औषधीय गुण का इस्तेमाल करती हैं और उस पर पेटेंट लेकर मुनाफा कमाती हैं, बिना उन समुदायों को कोई श्रेय या मुआवजा दिए। हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर नैतिक सवाल है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हम प्रजातियों और जंगलों को बचाने की बात करते हैं तो क्या हम उन समुदायों के सदियों पुराने ज्ञान को भी बचाने के बारे में सोचते हैं जो इस जैव विविधता के असली संरक्षक हैं? भविष्य के नीति निर्माताओं के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि संरक्षण और स्थानीय समुदायों के अधिकारों के बीच एक संतुलन कैसे बनाया जाए। इस पर और भी बहुत कुछ खोजा जा सकता है।